हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास जो है हम लोग का जो पूरा का पूरा रिवीजन हुआ था। नहीं, किस चीज का सर? हम लोग पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट का रिवीजन किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पूरा का रिवीजन, है ना। देखिए, बैंकिंग एक ऐसा यूनिट है जो 60 to 70% क्या है सर? डेटा बेस्ड है, और बाकी 30 to 40% क्या है? समझने वाला यूनिट है। तो आज हम उसको बहुत शॉर्ट प्रिसाइज वे में, है ना, हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ क्लास में और शुरुआत करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। चलिए देखिए, उससे पहले क्या करना है आपको, ये चैनल आपको नेट वाला भैया चैनल जो है उसको कर लेना है क्या ज्वाइन, उसके साथ साथ इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आपको यूजीसी नेट और पीएचडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अब अगर हम बात करें कि सर बैंकिंग क्या होता है, सर बैंक किसको बोलते हैं सर, हमको बताइएगा। सर बिल्कुल बताएंगे। बैंक कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, क्या हुआ, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पैसा या उसके सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड सर्विस देती है। अगर हम एक सिंपल बात करें, एक आम भाषा में बात करें, तो बैंक क्या हुआ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा संस्थान जो हमको क्या देती है सर? पैसे से रिलेटेड सर्विस देती है या पैसे के सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड सर्विसेज देती है। नहीं जी, तो कैसे और कौन कौन से बैंक होते हैं, कैसे बैंकिंग सिस्टम काम करता है? तो आइए देखते हैं पहले बैंक कौन सी बॉडी इसको देखती है और कौन कौन सा काम करता है। देखो, अगर मैं बात करूं बैंक का, तो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आइए क्या कह रहा है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसा और उसके सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड सर्विस देती है। अभी मैंने ये बात करा। अगर मैं बैंक की बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में जो सबसे हेड बॉडी है वो है आरबीआई, जो पप्पा बोलते हैं सारे बैंक्स का। पप्पा कौन? सेंट्रल बैंक। और उसको क्या बोला जाता है? वो है आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडी। नहीं, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई जो है वो आपका काम करता है, सेंट्रल बैंक उस पर काम करती है। आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई का काम है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। क्या? क्रेडिट कंट्रोल करने का। देखो ये पर्पस है ना जी। और उसी तरीके से दूसरे जो बैंक है जो उसको कहते हैं कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्या है भैया? कमर्शियल में वो बैंक है जो आरबीआई के शेड्यूल्ड बैंक में आता है, आरबीआई के शेड्यूल्ड बैंक में आता है। तो अब भैया कमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आ जाएंगे? तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, आरआरबीज हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गए, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक में आ जाएंगे। और इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है क्रेडिट का क्रिएशन करना। क्या करना? क्रेडिट का क्रिएशन करना। अब देखो, ये जो क्रेडिट क्रिएशन होगा तो भैया बैंक के जो प्रोविजन है उसमें चलेंगे सर, उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके तहत चलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बताइए सर, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन क्या? क्रेडिट क्रिएशन कहने का मतलब है कि आपका पैसा लेकर, जैसे बैंक आपसे क्या करेगी? पैसा लेगी। आपके पास पैसा है तो पैसा आप कहां जमा करोगे? बैंक में। और बैंक में जब जमा करोगे तो बैंक क्या उस पैसा को अपने पास रखेगी? नहीं सर, उस पैसे को अपने पास नहीं रखेगी, क्योंकि आपको बैंक इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट वो कहां से देगी? तो वही पैसा को किसी और को भी देगी, जिससे वो इंटरेस्ट कमाएगी, और इंटरेस्ट कमाने के बाद फिर वो आपको देगी। तो इसी तरीके से कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें से बैंक एक पैसे को, आपका दिया हुआ पैसा को कई लोगों तक क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से पैसा देती है, और फिर उसे इंटरेस्ट कमाकर आपको फिर इंटरेस्ट देती है। इसका एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अभी बस इतना जानिए कि कमर्शियल बैंक क्या करती है? क्रेडिट क्रिएशन करती है। और जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो क्या करता है? क्रेडिट पे कंट्रोल करता है। अब ये बैंकिंग का तरीका, ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ना। अब कमर्शियल बैंक कैसे काम करती है, इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का हिस्ट्री क्या रहा है, किस तरीके से जो है बैंक आई है, धीरे धीरे करके बैंक बढ़ते गया। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो क्या बोला मैंने? इवैल्यूएशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अगर हम बैंकिंग सिस्टम के इवैल्यूएशन की बात, इवैल्यूएशन है इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन मतलब कब से आया? तो अगर हम बात करें तो 3 फेजेस में बांटा गया। पहला फेज जिसको बोला गया प्री इंडिपेंडेंस फेज, मतलब आपके इंडिपेंडेंस से पहले वाला फेज। दूसरा फेज बोला गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, और तीसरा बोला गया आफ्टर 1993। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है वो 1770 से 1979 तक है। अगर हम बात करें फर्स्ट फेज का, तो फर्स्ट बैंक जो आया था इंडिया में वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, मतलब फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही था। जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ दूसरा बैंक, जो क्या है 1786 में, और उसके बाद फेल हो गया 1791 में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब 1786 में आया था, और फिर 1791 में चला गया था। हिंदी नहीं समझ में आ रही? 1791 1791, ठीक है।
ईस्ट, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक और स्टेब्लिश किए। कौन कौन सा बैंक भैया? फर्स्ट बैंक जो था वो बोलते बैंक ऑफ कोलकाता। क्या हुआ? बैंक ऑफ कोलकाता। कब आया था? 1806 ईस्वी में, 1806 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसी को बैंक ऑफ बंगाल कहा गया। क्या कहा गया? बैंक ऑफ बंगाल। क्यों भैया, क्यों बैंक ऑफ बंगाल कहा गया? बंगाल उनका मन बदल दिया नाम। कब बदला? सर 1809 में, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया। और दूसरा बैंक कौन सा था? सर बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे कब आया सर? 1840 में। कब आया? 1840 में। उसका तीसरा जो बैंक था वो था बैंक ऑफ मद्रास, और वो आया 1843 में। मतलब 3 बैंक जो थे, ये 3 बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? एस्टैब्लिश किया। और इन 3 बैंकों को क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। इन 3 बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी 3 बैंकों से शुरुआत हुई एसबीआई की, और जो क्रिएशन था ना, इसी से एसबीआई आएगा। क्या बोल रहा है? इसके बाद 27 जनवरी 1921 को 3 बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, जिसका नेम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंक्स को मर्ज करने के बाद एक नया बैंक बना, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसी बैंक को क्या हुआ? इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, और इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना किससे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और से। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना किससे? उन तीनों बैंक से के मर्जर से। ठीक है, चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा एसबीआई को और डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। उसके बाद वाला देखेंगे, उसके बाद कहानी हम यहीं से शुरू करेंगे। कहां से? 1806 1843 के बाद से ही कहानी शुरू होगा। लेकिन अब हम एसबीआई को पढ़ रहे हैं तो पूरा एसबीआई पढ़ लेते हैं। 1960 में उसके साथ क्या हुआ? 7 एसोसिएट बैंक को मर्ज कर दिया गया। किसमें? एसबीआई में। और देन स्वराष्ट्र बैंक भी मर्ज हो गया 2008 में। फिर 2010 में इंदौर एसोसिएशन बैंक मर्ज हुआ, और फिर 2017 में 1 अप्रैल से एसबीआई में 5 और बैंक मर्ज हो गए अलॉन्ग विद द भारतीय महिला बैंक। तो ये पूरा का कहानी किसका? एसबीआई का था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 1843 में थे ना हम, वहां से आके चलते हैं 1865 में। नेक्स्ट आते हैं इलाहाबाद बैंक आया। कब आया? 1865 में आया। 1800 उसके बाद 1894 की बात करें तो 19 मई को लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को स्टैब्लिश किया गया, जो लाहौर पाकिस्तान में था। कहां था? लाहौर पाकिस्तान में। अब 1906 की अगर हम बात करें तो 1906 को बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ। क्या आया? बैंक ऑफ इंडिया। ये वो बैंक रहा जिसने यूरोप में फर्स्ट ब्रांच ओपन किया। तो यूरोप में पहला ब्रांच ओपन करने वाला बैंक था बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1908 की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैब्लिश हुआ। क्या हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा। 1911 की अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ। 1911 21 दिसंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ। 1919 11 नवंबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ, और ये फर्स्ट बैंक जिसने एटीएम स्टार्ट किया। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन को स्टार्ट करने वाला पहला बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहा। उसके बाद अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने ऑपरेशन क्या किया? अपना स्टार्ट कर दिया। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, किसके तहत? 1934 आरबीआई एक्ट के तहत नेशनलाइज कब हुआ आरबीआई? तो 1949 में। और अगर 1949 में एक चीज और आया था, उसको बोलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें, ये तो हो गया प्री नेशनलाइजेशन पीरियड। जी सर, अगर हम बात करें पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड की, तो पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड में क्या हुआ था? 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज किया गया। और भाई साहब उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रखा गया था? 50 करोड़ रुपए। जिसके पास भी 50 करोड़ का कैपिटल का ये था, तो वो उसको नेशनलाइज कर दिया गया। क्या सर? आपका 14 बैंक को, है ना जी। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक्स और नेशनलाइज हुए। कैपिटल रिक्वायरमेंट था 200 करोड़। यहाँ पे 200 करोड़, जब 6 बैंक की बात आई तो 200 करोड़, और जब 14 बैंक की बात है 1969 में तो 50 करोड़। और बाद में 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पीएनबी के साथ। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया कब मर्ज हुआ पीएनबी में? 1993 में। ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1991 के बाद की कहानी। सॉरी 1993 होना चाहिए ना, आफ्टर, एक ही बात है, कोई बात नहीं। आफ्टर 1991 के बाद की कहानी ध्यान से देखिएगा। 1991 में नरसिम्हम कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी? नरसिम्हम कमेटी की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा नो मोर नेशनलाइजेशन। अब हमें नेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होगी, और मतलब नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस उस समय दिया जाए। 2003 में कटक बैंक और 2004 में यस बैंक को लाइसेंस मिला। ये बात ध्यान रखिएगा। 2013 में भारतीय महिला बैंक फॉर्म हुआ।
विद 1000 करोड़। तो 2013 में क्या आया, भारतीय महिला बैंक आया। और उसके बाद 2014 में आरबीआई ने बंधन और आईडीएफसी को अप्रूवल दे दिया बैंक ओपन करने का। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगर हम बात करें कि सर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, मतलब कितने नेशनलाइज्ड बैंक थे अपने पास 2017 से पहले। अगर हम 2017 से पहले की बात करें तो टोटल अपने पास 27 नेशनलाइज्ड बैंक थे। कितने थे, 27। कैसे भैया, 19 तो उधर बच गए। कैसे, 14 हुआ था 1969 में और 6 हुआ 1980 में, यानी कि 20 में से एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया था पीएनबी में, तो बचा 19। जी सर। और उसके साथ साथ एसबीआई था और उसके 5 एसोसिएट भी अवेलेबल थे। और आईडीबीआई मतलब आईडीबीआई बैंक एक था और एक भारतीय महिला बैंक बीएमबी, 2 बैंक और थे। तो 19, 6, 25 और 2, 27 बैंक थे 2017 से पहले। लेकिन अब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक और 5 एसोसिएट बैंक मर्ज हो गया एसबीआई में। तो एक बीएमबी और 5, 6 बैंक चला गया। तो 27 में 6 गया तो बचा कितना, 21। तो 21 पब्लिक सेक्टर बैंक अभी बचा था। कब, 2017 के बाद, अप्रैल 2017 के बाद। चलिए अब कौन कौन सा 19 नेशनलाइज बैंक था, एक था आपका एसबीआई और एक था आईडीबीआई। चलिए उसके बाद बोल रहा है ऑन जनवरी 2000 क्या बोलते हैं 19 को, ठीक है, आईडीबीआई का मेजोरिटी शेयर जो है वो कौन खरीद लिया, एलआईसी खरीद लिया। उसके बाद 14 मार्च 2019 को आरबीआई ने आईडीबीआई को प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया। तो मतलब एक बैंक और चला गया। क्यों चला गया भैया, क्योंकि एलआईसी उसको खरीद लिया और एलआईसी खरीद लिया तो भैया आईडीबीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक माना गया। उसके बाद पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन बचा भाई, 2, मतलब टोटल 20 बचा। 19 तो जो पहले वाला था और एक एसबीआई बचा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2019 में क्या हुआ, विजया बैंक प्लस देना बैंक को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में किसको मर्ज किया गया, विजया और देना बैंक को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 20 में से 2 फिर चला गया, अब बचा 18 पब्लिक सेक्टर बैंक। 18 पब्लिक सेक्टर बैंक में 17 कौन था, पहले वाला और एक एसबीआई। अब 30 अगस्त 2013 को फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने अनाउंस किया कि 6 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक, जो बड़े बड़े 6 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसको 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा और इट विल इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। और वो कब से इफेक्ट में आएगा, 1/4/2020 से। तो कौन कौन सा बैंक मर्ज होगा ये देख लीजिए। हुआ जो वो सिंडिकेट मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन बैंक में, जो ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया पीएनबी में, और आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। नाउ अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं वर्किंग अपने साथ। बात समझ में आई। तो ये क्या थी, ये थी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। और कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है, नहीं सर कोई परेशानी तकलीफ नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है बेसिकली। नहीं क्या 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 पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है। अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक के काम करने की तो उसकी भी कहानी पढ़ते हैं। एक सेकंड, चलिए आइए अब देखिए क्या मैंने बोला, कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है। नहीं फिर हम ये भी देखेंगे कि कमर्शियल बैंक सारे कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले समझिए कि कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है। वो तो आरबीआई का काम क्या है, उसको देखना, सबको सेंट्रल बैंक और सारे बैंक को देखेगी। लेकिन कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है कि भैया पैसा कहाँ से आता है ना, और पैसा जो है का क्या क्या करेंगे, है ना, पैसा क्या कहाँ से आता है और पैसा करते क्या है, बैंक कहाँ से पैसा लेके आता है, ये बात ध्यान में, ये बात तो समझना पड़ेगा ना जी। चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कमर्शियल बैंक लेंगे। मान लेते हैं हमने क्या लिया, एसबीआई को ले लिया, ठीक है, क्या किया, एसबीआई एक कमर्शियल बैंक को ले लिया। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। एक मिनट, आपके स्क्रीन पे थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा तो उसको हम ठीक कर देते हैं थोड़ा। चलिए अगर हम बात करें कि कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक सबसे पहला भैया पैसा आएगा कहां से, तो पैसा जो आता है सबसे पहला पब्लिक से आता है। कहां से आता है, पब्लिक से आता है। पब्लिक पैसा कहां से देगी, ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक के पास पैसा है तो पब्लिक क्या करती है, एनडीटीएल के फॉर्म में कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। एनडीटीएल क्या हुआ भैया, एनडीटीएल मतलब होता है नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। आप नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, ये क्या है,
तो भैया ये डिमांड लायबिलिटी और टर्म लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी होता है जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा दिए जाते हैं उसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी, और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा दिए जाते हैं उसको बोलते हैं टर्म लायबिलिटी। इसलिए इसको टर्म लायबिलिटी कहा जाता है क्योंकि ये एक फिक्स टाइम के लिए दिया गया पैसा होता है किसको, कमर्शियल बैंक को। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, दैट इज कॉल्ड कासा एनएफडीआरडी, ठीक है जी। तो ये क्या करती है, पब्लिक जो होती है, जो पब्लिक एनडीटीएल के फॉर्म में कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। ये बात समझ में आ गया। एक तो पैसा इसको यहां से आ जाएगा कमर्शियल बैंक को, दूसरा आरबीआई इसको पैसा दे देती है। आरबीआई कैसे देती है, आरबीआई फंडिंग देती है ना, रेपो रेट लेती है, इसी के बिहाफ पे तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह जो काम है, बैंक रेट, ये किसके लेती है सर, कमर्शियल बैंक से ही तो लेती है आरबीआई जी। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा काम क्या, अदर बैंक से ले लेती है। मतलब अगर बैंकों को, मतलब कोई भी बैंक को अगर पैसा की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो अदर बैंक से पैसा लेता है। जैसे एसबीआई को जरूरत पड़ा तो बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले लिया, और उसके बिहाफ पे वो क्या देता है, कॉल मनी, कॉल रेट, है ना, ये सारी चीजें इसको देता है। तो ये हो गया पैसा, बैंक आया, बैंक का पास पैसा कहां से आया। अब बैंक पैसा का करती क्या, ये देखिएगा। सबसे पहला काम जो करती है वो लेंडिंग देती है पब्लिक को। क्या करती है, उधार में। अब भैया पैसा पब्लिक से ली, तो भैया पैसा पब्लिक से अगर ली तो पैसा लेने के बदले में उसको इंटरेस्ट पे कर रही होगी जी सर। तो जब उसको इंटरेस्ट पे करेगी तो ये काम अपने घर से देगी नहीं, तो इसके बिहाफ पर वो जो पैसा ली किसी को पैसा देती भी है। और पैसा देने के बाद उसको क्या मिलता है, तो सर उसको मिलता है इंटरेस्ट। अब वो कमाती है, वही पैसा उसको क्या करती है, जो पैसा जिससे लिया है, जिससे वो बैंक, जिसने बैंक में जमा किया, उसको इंटरेस्ट पे कर देती है। ये तो सिंपल चीज है जी। दूसरा रिजर्व रखती है अपने पास। रिजर्व मतलब सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में। देखिए सीआरआर उस बात को कहते हैं जो आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है किसको, बैंक को, और एसएलआर वो पैसा होता है जब बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक खुद के पास पैसा रिजर्व रखती है, उसको बोलते हैं क्या, एसएलआर। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा जो काम है वो इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो देखिए पहला काम क्या हुआ, पहला सर रिजर्व रखेगी, दूसरा लेंडिंग देगी। अब लेंडिंग किसको देती है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, और उसके बाद अदर्स लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहने का मतलब है कि वो सारे सेक्टर्स जिसकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड कर दी है कि भैया पहले इसको लोन दोगे तब किसी और को दोगे। उसके बाद तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है भैया, 3 जगह पर। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, एचटीएम, एएफएस और एचएफटी। तो एचटीएम क्या है सर, इसको बोलते हैं होल्ड टिल मैच्योरिटी। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको बैंक मैच्योरिटी तक होल्ड करता है और उसके बाद फिर सेल कर देता है, इसको बोलते हैं क्या, एचटीएम। एएफएस होता है अवेलेबल फॉर सेल एनी टाइम, क्या बोलते हैं ना, किसी भी समय में सेल के लिए रेडी रहता है। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेशन के लिए ये होता है। तो ये तीनों इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो बैंक काम करती है इसमें भी। तो 3 क्या हुआ सर, 3 तरीका कौन कौन, एक तो रिजर्व रखेगा, दूसरा लैंडिंग देगा, और तीसरा इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया बैंक के काम करने का तरीका, ठीक है जी। चलिए अब हम इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि सर बैंक कौन कौन सा है ना। देखो ऑलरेडी हमने बुक बना रखा है इसका, बुक में, इसलिए मैं बुक से भी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बुक्स पे बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्ट में और बहुत सही तरीके से समझा दे रहा हूँ। देखो अगर टाइप्स ऑफ बैंकिंग की हम बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ बैंकिंग की बात करें तो 2 तरह के बैंक है। एक कौन सा, शेड्यूल्ड बैंक, यहाँ देखो शेड्यूल्ड बैंक, और एक अनशेड्यूल्ड बैंक। अगर हम शेड्यूल्ड बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक भी आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं। और कमर्शियल बैंक में 4 बैंक, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक। तो उसके बाद क्या, ये है कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स। चलिए अगर हम शुरुआत करें, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, कमर्शियल बैंक का, तो क्या बोल रहा है, कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन देता है। ये सारा क्यों करता है भाई, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सिंपल सी बात है। और अगर हम बात करें उसके साथ जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये 5 बैंक है जी सर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होता है जो मोर देन 75% ऑफ टोटल बैंकिंग का क्या करता है, पब्लिक से। अच्छा ये तो एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक से 75% से ज्यादा बैंकिंग का बिजनेस आता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बैंक हो गया, वो बैंक जिसका शेयर 51% से ज्यादा अवेलेबल है, किसके पास सर, गवर्नमेंट के पास। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक जिसका भैया प्राइवेट सेक्टर आपका मालिक है, जिसका है ना 51% से ज्यादा स्टेक किसका है, प्राइवेट का है। फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फॉरेन में, बट ऑपरेट कर रहा है इंडिया में। रीजनल रूरल बैंक वो बैंक होते हैं, वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं, बैंक की सर्विसेज, है ना। और कोऑपरेटिव बैंक होते हैं स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो किसी ग्रुप के इंडिविजुअल द्वारा एड्रेस किए जाते हैं, है ना, वो ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है।
चलिए, अगर कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात करें तो प्राइमरी फंक्शंस भी होता है और सेकेंडरी फंक्शंस, तो ये बेसिक चीज है। आप सबको पता होगा कि बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, है ना। 4 तरह की डिपॉजिट, कौन सा? फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ये चारों का चारों आपको बताया, अभी मैंने बताया था एफडीआरडी। एडवांसिंग लोन भी देता है, कॉल मनी, 1 से 14 ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सारा चीज आपको क्या करता है? देता है। डिस्काउंट करता है बिल्स का, क्रेडिट देता है गवर्नमेंट को। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बताया मैंने, चेक सिस्टम पे काम करता है। सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया भैया? एजेंसी फंक्शन क्या? ट्रांसफर करता है फंड का, कलेक्शन करता है फंड का, पेमेंट है ना, परचेज सेल सिक्योरिटीज का, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, एक्ट ऑफ ट्रस्टी, लेटर ऑफ डिफरेंस, ये सारा काम बैंक का है। तो ये क्या है? बैंक का काम है। अगर हम डेवलपमेंट फंक्शन की बात करें तो सेविंग्स को मोबालाइज करता है ना। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ बैंक सर्विस इन रूरल एरिया, प्रोवाइडिंग लोन्स इन वीकर सेक्शन, असिस्टेंस देता है कैपिटल मार्केट को। और मॉडर्न, अगर मॉडर्न फंक्शंस की बात करें आज के फंक्शंस की, तो भैया एटीएम देता है, एटीएम डेबिट कार्ड देगा, क्रेडिट कार्ड आपको देगा, मेल ट्रांसफर देगा, है ना, टेली बैंकिंग का सुविधा देगा, इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा देगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम बात करें तो क्या? उसके बाद बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में कुछ नहीं है, बेसिक सा चीजें। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका मेजोरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसका मतलब मेजोरिटी ऑफ शेयर्स प्राइवेट के पास है, यानी कि अदर देन गवर्नमेंट के पास है। तो उसके बाद है रीजनल रूरल बैंक्स। अगर रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये ग्रामीण क्षेत्र वाला बैंक है, इसीलिए बोला गया रीजनल रूरल बैंक्स। और रीजनल रूरल बैंक्स का स्टार्टअप जो होता है, ऑनरशिप और स्पॉन्सर जो होता है, वो 3 लोगों के हाथ में होता है। सेंट्रल का स्पॉन्सर जो होता है वो 50% होता है, स्पॉन्सर बैंक जो बैंक स्पॉन्सर करती है उसका 35%, स्टेट गवर्नमेंट 15%। ये तीनों मिलाकर किसी भी ग्रामीण बैंक को ओपन करती है या उसका हिस्सा उसमें देती है, ठीक है। चलिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें रीजनल रूरल बैंक की, तो जो 26 सितंबर 1975 को क्या हुआ था सर? ये बैंक का ऑर्डिनेंस पास हुआ था, और उसका जो एक्ट है वो 1976 में आया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 5 आरआरबी स्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट आरआरबी जो बैंक था वो था प्रथमा बैंक। कौन सा बैंक था? प्रथमा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये स्पॉन्सर सिंडिकेट बैंक के द्वारा किया गया था। कितना स्पॉन्सर किया गया था? 5 करोड़। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये बेसिक सा चीज था, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब है फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक क्या? इंटरनेशनल बैंक है, जो आपका होम एंड होस्ट कंट्री में दोनों में होता है, लेकिन वो मैक्सिमम क्या है, उसका मेन ब्रांच कहाँ है, मेन जो हेड ऑफिस कहाँ है, वो फॉरेन कंट्री में होगा, ठीक है जी। चलिए, अब हम चलते हैं कहाँ? कोऑपरेटिव बैंक्स में। सर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो एक फाइनेंशियल एंटिटी है। देखो यार, कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, वो कुछ लोग मिलकर इसको स्टार्ट किए थे, और कुछ लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं और फिर उसी में आपस में ही क्या करते हैं, वो पैसा लेना देना उस टाइप से करते हैं, बात यही है। और इसमें ज्यादा कुछ खास वैसा नहीं है। चलिए, अब कहाँ चला जाए? अब तो ये हो गया कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का कहानी खत्म है ना जी सर। अगर कमर्शियल बैंक की कहानी खत्म हो गई है तो हम अगर फिर बात करें तो किसकी बात करेंगे? आइए सर, हम बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाई साहब कौन है? सेंट्रल बैंक है एक, तो है ना। सेंट्रल बैंक के साथ साथ कुछ इसमें चीजें याद करने वाली। क्या क्या चीजें याद करने वाली? आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले याद करने वाली जो चीज है मैं बताता हूं, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या क्या याद करने वाले भैया? सबसे पहले इसका सेटअप कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। किसके रिकमेंडेशन से? रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। किसका? हिल्टन यंग कमीशन। मैं आपको यहां से दिखाऊं, आई थिंक ज्यादा इजी हो जाएगा, फिर क्या होगा, टाइम भी बचेगा और जल्दी आप काम कर लेंगे। देखो यहां मैं दिखाता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है कंट्री का, ठीक है। क्या बोल रहा? रिजर्व बैंक का सेटअप कब हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। और आरबीआई 1934 के तहत आया था। कब हुआ ऑपरेशन स्टार्ट? 1 अप्रैल 1935 को। देखो ये सब चीज याद करना है। द बैंक
क्या करता है भैया, रेगुलेट करता है इश्यू नोट्स, मेंटेन करता है रिजर्व, है ना, और ऑपरेट करता है क्रेडिट को एंड करेंसी सिस्टम को, और ये सारा चीज काम करता है। एक दो बात जो आपको याद रखना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिख देता हूं आरबीआई के बारे में। पहला क्या लिखना है सर, 1937 से 1947 तक आरबीआई ने बर्मा के सेंट्रल बैंक की भूमिका भी निभाई थी, सेंट्रल बैंक की का रोल प्ले किया था। एक तो ये, दूसरा 1947 में है ना, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद 1948 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रोल प्ले किया था। ये दो इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए बस, इसके अलावा क्या पढ़ना है, अब आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। देखिए हिस्ट्री ऑफ आरबीआई में ना मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद कर लीजिएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या याद करना है। आइए शुरू करते हैं। अगर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई कमेंस हुआ था, 5 जुलाई 1935 को शेड्यूल बैंक के लिए सीआरआर पहली बार ये किया गया था, और अक्टूबर 1935 में लंदन ऑफिस रिजर्व बैंक का सेटअप हुआ था। 1 नवंबर 1936 को रिजर्व बैंक के जो फर्स्ट गवर्नर थे ऑबर्ट स्मिथ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, ठीक है। और फिर फर्स्ट रिजर्व बैंक नोट इशू हुआ था 1938 में। उसके बाद अगर हम बात करें, सीडी देशमुख 1943 में जो थे वो गवर्नर बने, है ना, सर सीडी देशमुख। उसके बाद जो आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक नेशनलाइज हुआ 1949 में, ठीक है। उसके बाद है 1 जुलाई को बंगाल रामू ऑफिस हुआ एज ए गवर्नर। 1949 को बंगाल रामा राव अज्यूम्स किया गया गवर्नर, किसका, सर इसके लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, बेसिक चीजें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड, देखिए उसमें सेंट्रल बोर्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मत समझ लेना, ये सेंट्रल बोर्ड किसका है, सेंट्रल बोर्ड आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है। तो सेंट्रल बोर्ड आरबीआई में कितने लोग काम करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता था, तो उसमें से एक होते हैं गवर्नर, 4 होता है डिप्टी गवर्नर, है ना। उसके साथ साथ 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो नॉमिनेट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। वन ऑफ विच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। तो देखो चारों जो होते हैं वो लोकल बोर्ड्स के होते हैं। 10 डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं नॉमिनेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये होते टोटल कितने सर, टोटल 21 होते हैं जिसके स्ट्रक्चर में होता है। अब सेंट्रल बोर्ड इज असिस्टेड बाय 3 कमिटी, कौन कौन सा भैया, सीसीबी, बैंकिंग बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन एंड द बोर्ड ऑफ रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस की बात करें तो ट्रेडिशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस आपको पता ही है क्या क्या कहता है भैया। सेंट्रल बैंक की फंक्शन है, जनरल बैंक की फंक्शन है, प्रोहिबिटरी फंक्शन। ट्रेडिशनल फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्रोहिबिटरी, क्या किस किस चीज के लिए मना है वो देखिएगा। आपको ये बात बिल्कुल पता होगा कि आरबीआई क्या पेपर करेंसी इशू करता है ना, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट करता है, बैंकर्स बैंक कहते हैं इसे, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी करता है, ये अदर फंक्शन भी आपको जो है बहुत सारा वो परफॉर्म करता है। जनरल बैंकिंग फंक्शन में बिल डिस्काउंट करता है, एडवांस लोन देता है, डील इन द कॉस्टली मेटल्स, ये सारा चीज है, डील विद अदर कंट्रीज बैंक की करता है। प्रोहिबिटरी फंक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोहिबिटरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि बैंक कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर वाला जितना भी ट्रेड, कॉमर्स या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। आरबीआई कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर, अपना शेयर खुद खरीद नहीं सकता है, या फिर किसी अदर बैंक का या किसी कंपनी का कुछ भी शेयर खरीद नहीं सकता, और कोई भी लोन ग्रांट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट गिव एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बिहाफ में ये कभी भी लोन नहीं दे सकता है। इट कैन ऑल्सो कैन नॉट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी बियॉन्ड इट्स नीड, बिना इसके नीड के कोई ये इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज भी नहीं कर सकता। आरबीआई कैन नॉट पे इंटरेस्ट और डिपॉजिट, डिपॉजिट का इंटरेस्ट आरबीआई पे नहीं करता है। बैंक कैन नॉट एडवांस लोन्स विदाउट सिक्योरिटीज, और बैंक जो है
लोन बिना सिक्योरिटीज के नहीं दे सकते हैं। तो ये था आपका ट्रेडिशनल फंक्शंस। अगर डेवलपमेंट फंक्शंस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ट्रेनिंग प्रोविजन देता है आरबीआई, डेटा कलेक्शन के लिए हेल्प करता है ना, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, बहुत सारा रिपोर्ट्स पब्लिकेशंस कराता है, पब्लिकेशन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सारा काम करता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी को देखता है, सबसे बड़ा काम इसका, टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये भी देखता है, टू मेंटेन द स्टेबल पेमेंट सिस्टम एंड सो दैट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन बी सेफली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड, इंश्योर करता है क्रेडिट एलोकेशन को बाय द फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेट करता है ओवरऑल वैल्यू ऑफ मनी एंड क्रेडिट को, ये बात ध्यान में रखिएगा, टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये काम किसका है सर, ये काम है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आपके आरबीआई। आरबीआई में पहले खुद ये मेंबर्स होते थे, लेकिन अब एक कमेटी बना गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो उसमें 6 मेंबर होते हैं। आइए देखिए, पहले मैं उसको दिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। ये देखिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन से सेक्शन के अंदर है, जेड बी में, अमेंडेड कब 2016 आरबीआई एक्ट में, है ना। और बनाया गया क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर। देखो एमपीसी सेल्स कंसिस्ट 6 मेंबर, है ना। कौन कौन होता है, आरबीआई गवर्नर होते हैं जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं चार्ज मॉनेटरी पॉलिसी के, एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करता है, और 3% अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 6 लोग होते हैं और 6 लोग मिलके सारा काम करते हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। चलिए एक सेकेंड का ब्रेक। आइए मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं कि भैया कैसे मनी सप्लाई करता है और कैसे क्या बैंक रोल प्ले करता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का जो क्रेडिट कंट्रोल करने के मेथड्स है ना उसको भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो आरबीआई ऑथराइज्ड है कंट्रोल मनी सप्लाई करने के लिए। मनी सप्लाई करने के लिए कौन सा है जी, आरबीआई। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी को। तो आइए क्या कह रहा है, आइए समझते हैं मनी सप्लाई की, पैसे का फ्लो किसी भी इकोनॉमी में कैसे होता है। कोई भी इकोनॉमी चलती है तो उसमें कैसे आपको पता चलता है कि पैसे का फ्लो हो रहा है। तो कह रहा है सपोज कि आपको पैसा ज्यादा जरूरत है और मिले कम। दो चीज एज्यूम करिए कि मान लो आपको क्या हो, आपको कोई जीन्स ले जाना है, आपको जीन्स की जरूरत है 1500 रुपए की और आपको मिल जाए कितना, 1000 रुपया, ठीक है। उसी तरह से बोला दूसरा एज्यूम करिए कि जब आपको कम पैसे की जरूरत हो और ज्यादा मिल जाए, मतलब आपको चाहिए 1500 रुपये, आपको मिल जाए 2000, तो आप खुश। हाँ सर, देखिए यही होता है। अब इसमें इसी तरीके समझिए कि जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो दो कंडीशन आती है कि अगर आपको मान लो पैसा 100 रुपया चाहिए और मिल गया 120, तो क्या होगा, एक्सेस मनी हो जाएगा, ज्यादा पैसा आपके पास हो जाएगा। अब ज्यादा पैसा आपके पास अगर हो गया तो आप क्या करोगे, टेंशन करोगे कि भैया हमको सामान थोड़ा सस्ता में ले लेना है, नहीं, आप बोलोगे अरे मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तुम्हारे कितना बॉर्डर है, 100 रुपए का सामान है, हम मेरे पास कितना 120 रुपए, तुम 110 बोले, लो 110 रुपए दे दे रहे हैं। तो आप जो 100 रुपए का सामान था वो कितना में कर लिए, 110 में कर लिए। मतलब आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया है। जब आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ प्राइस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसा बढ़ गया आपके पास। देखिए प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों, वहां वो प्राइस और डिमांड में जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि भैया प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि एवरीथिंग क्या है, कांस्टेंट रखा गया, लेकिन यहाँ प्राइस बढ़ा दिए। तो भैया पैसा बढ़ाएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ गया, और पैसा परचेजिंग पावर बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, और डिमांड बढ़ा तो प्राइस भी हम बढ़ा दिए झूठ मूठ का। जो हमको 100 में मिल रहा था हम 110 में कर दे, तो प्राइस बढ़ गया। और प्राइस बढ़ने की वजह से ये देखिए डिमांड ज्यादा तो क्या हो गया, सप्लाई कम, और उसका प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो फिर क्या हो गया, महंगाई हमने झूठ मूठ का बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन हो गया, है ना। और इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया, तो बेचारा गरीब परेशान हो गया, गरीब का जो नेसेसिटीज था वो भी नहीं मिल पाया उसको, नहीं जी। तो ये कहानी था। अब दूसरा कंडीशन क्या था आपके पास कि पैसा आपको चाहिए था 100 और मिला 80, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जो चीज लेने जा रहे हो ना उसमें बचाओगे उसको। बोलेगा भैया वो कैसे पीस है मीठा, बोला 10 रुपये पीस, बोला 10 पीस दे दो, बोला कितना, 100 रुपये हुआ, बोला भैया मेरे पास 80 रुपये है, 8 रुपये लगा दो, देखो तो 8 रुपये दोगे तो हम ले लेंगे। आप भी वही गए, सब वही बोलने लगा। तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार बोलेगा ठीक है भाई बेच के निकालो, नहीं तो खट्टा हो जाएगा अगला दिन, बोलेगा ये जी। तो बेच के निकाले, जो 10 रुपये में बेचना था उसको 8 रुपये में बेच दिया।
अब जब 8 रुपए में बेच दिया तो भैया उसका क्या हो गया, तुम्हारे पास परचेजिंग पावर कम हो गया। जी सर, तो परचेजिंग पावर कम हो गया तो डिमांड भी कम हो गया सामान का, क्योंकि सबको जा रहा है 8 रुपए मीठा मांग रहा है, तो डिमांड कम हो गया। अब डिमांड कम हो गया तो हम क्या करेंगे भाई साहब, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गया बट सप्लाई देना है, सप्लाई अब देना है तो भैया क्या करेंगे सर, प्राइस कम कर देना पड़ेगा, और प्राइस कर देंगे तो आ जाएगी डिफ्लेशन की सिचुएशन। डिफ्लेशन की सिचुएशन क्यों आएगी भैया, डिफ्लेशन की सिचुएशन इसलिए आएगी कि भैया पैसे नहीं है तो देंगे कहाँ से। अब वो पैसा नहीं है, इस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा डिफ्लेशन की सिचुएशन से, कि भैया प्रोड्यूसर को प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं मिल पाएगा। अब 10 रुपए में देता तो वो पैसा 1 रुपया कमाता, लेकिन अगर 8 रुपए में बेचेगा तो वो 1 रुपया लॉस में रहेगा। अगर वो लॉस में रहेगा तो प्रोड्यूसर को प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा। मिठाई वाला प्रोड्यूसर है, बनाने वाला है, अगर उसको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन करना वो बंद कर देगा या कम कर देगा। तो कम कर देगा तो उससे क्या होगा, जीडीपी हमारा कम होगा, जीडीपी कम तो ग्रोथ कम, और ग्रोथ कम हो गया तो भैया तब तो फिर सारा चीज नुकसान ही है। तो इसीलिए क्या करता है जो आपका आरबीआई है, वो क्या करता है, मनी सप्लाई को ना ज्यादा करता है ना कम करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। और कंट्रोल करने के लिए वो कुछ कुछ मनाता है मेजर्स, कुछ कुछ अपनाता है, क्या है, मेजर्स को अपनाता है। कौन कौन सा सर, एक तो क्रेडिट में क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव मेजर्स अपनाता है, कुछ जो है क्वालिटेटिव मेजर्स अपनाता है। क्या है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स, आइए समझते हैं। देखिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाए जाते हैं। अब कुछ मेजर्स क्या है, एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटी के फॉर्म में है ना, जैसे रेट वेट के फॉर्म में, और क्वालिटी मेजर्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। अगर मुझे क्या करना है, मान लो कि सप्लाई को कम करना है, क्या करना है, सप्लाई को कम करना है, पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में हो गया, कम करना है, तो भैया हम क्या करेंगे, सप्लाई ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा दिए तो क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो भैया बैंक भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो सप्लाई सीधा रुक जाएगा, पैसा रुक जाएगा, तो पैसा रुक जाएगा तो गया, फिर कहाँ, फिर तो आपका क्या होगा, फिर कंट्रोल हो जाएगा क्रेडिट, है ना, पैसा नहीं रहेगा मार्केट में, मार्केट में पैसा रहेगा, मिलेगा कहाँ से, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ना, एक तो पैसा को आपका क्या करता है, क्वांटिटी के तहत कंट्रोल करता है, और दूसरा आरबीआई क्या करती है, क्वालिटी के तहत कंट्रोल करती है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, कि बोल दिया कि तुम डायरेक्टली बोल दिया बैंक को, तुम इससे ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, तो तुम इससे पैसा ज्यादा नहीं दे सकते। आरबीआई पापा के बात को कैसे काट देगा, तो इस तरह के मेजर्स को बोलते हैं क्वालिटेटिव। आओ समझते हैं ध्यान से, उसके बाद फिर हम उसके मेजर्स को पढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझना, पहले ये रेट क्या होता है, ये क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, फिर हम ये भी पढ़ने समझेंगे कि कैसे इन मेथड्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के तहत वो आरबीआई जो है कैसे काम करती है। ठीक है, चल सबसे पहला है बैंक रेट। अब देखो, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक उधार देती है, किसको, कमर्शियल बैंक को। क्या करती है, सेंट्रल बैंक उधार देती है, किसको, कमर्शियल बैंक को। तो ये सिंपल सा बात है, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं, तो इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। एक तो ये बैंक रेट हो गया, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम सेलिंग करते हैं या परचेजिंग करते हैं किसका, आपका सिक्योरिटीज का। ठीक है, तो जब आपको भैया सिक्योरिटीज मिल गया तो क्या होगा, सिक्योरिटीज ले लेगी, है ना, कौन, आरबीआई, और फिर उसको पैसा दे देगी। तो ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस परचेजिंग और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, परचेजिंग या सेलिंग होती है किसकी, सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ओपन मार्केट में। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा है सीआरआर। अब देखो सीआरआर बोलते हैं एनडीटीएल का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को रखने के लिए देती है। कैसे भैया, एनडीटीएल क्या होगा, डिमांड टर्म लायबिलिटी बताया मैंने आपको। तो एनडीटीएल में अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या करती है, जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो सारा का सारा पैसा लोन पे नहीं देती है। क्यों ऐसा करती है, क्योंकि आप सोचो कि अगर आपने बैंक में जमा किया 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया जमा करने के बाद बैंक भी 1 लाख रुपया उधर दे दी, और आप मांगने चले गए दोबारा बैंक को अगला दिन, तो बैंक क्या करेगी। तो इसीलिए आरबीआई कहती है कि भैया ऐसा मत करो, तुम क्या करो, जितना भी पैसा है, ठीक है, जितना जमा आ रहा है उसका कुछ परसेंट अपने पास रख लो और कुछ परसेंट हमको भी दे दो, ताकि हम भी तुम्हारा पैसा सेफ रख दें। तो जब पैसा सेफ करने की बात है, तो सीआरआर की बात जब आएगी तो आरबीआई कहती है कि भैया एक काम करो, कुछ परसेंट हमको भी क्या करो, दे दो, ताकि तुम्हारा हम पैसा सेफ रख दें, तुमको दिक्कत आएगी तो हम तुम्हारा पैसा ये दे देंगे तुमको। बात समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है भैया, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा रखने के लिए देती है कि भैया मेरा पैसा थोड़ा सा रख दो, इतना पैसा है ना, कुछ परसेंट, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। दूसरा है एसएलआर।
एसएलआर बोलते हैं एनडीटीएल का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है। क्या है? कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब भाई साहब बैंक को भी तो जरूरत पड़ेगी ना, अब सारे पैसा कर दिया, लगा देगा कहीं और लोन पे दे देगा, तो फिर बैंक जब जो पैसा जमा किया वो मांगने आएगा तो फिर बैंक कैसे सबमिट करेगा? तो उसके लिए वो बैंक कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखता है। उसके बाद है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज्ड ऑफर रेट। ध्यान से समझिएगा रेपो रेट होता क्या क्या होता है, ध्यान समझिएगा। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज्ड ऑफर रेट। ठीक है जी। अब क्या करेगा रीपर्चेज भाई? उसके लिए पहले कुछ बेचा होगा तब तो जी। तो यहां ध्यान से समझिएगा, क्या होता है जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कभी कभी क्या करता है कि आरबीआई बोलता है हम ऐसे पैसा नहीं देंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो फिर उस समय कमर्शियल बैंक आरबीआई से कहती है कि भाई साहब ऐसा है पिताजी, हमको क्या करिए, हम ना अपनी सिक्योरिटीज को आपको दे दे रहे हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पर हमको पैसा दे दीजिए, और उस सिक्योरिटीज को जब हम परचेज करने आपसे वापस आएंगे दोबारा ले लेंगे, रीपरचेज कर लेंगे, तो उसके बिहाफ पर जो आपने हमें पैसा दिया है ना, उसके बिहाफ पर थोड़ा बहुत रेट हम आपको दे देंगे, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इसीलिए फिर क्या करती है आरबीआई से, वो क्या करती है कमर्शियल बैंक ले लेती है किसके बिहाफ पर? सिक्योरिटीज के बिहाफ पर। और जब तुरंत कमर्शियल बैंक के पास पैसा होता है और तो कमर्शियल बैंक जानती है आरबीआई को, बोलती है भैया हमारा मेरा सिक्योरिटीज हमको वापस कर दो, तुम्हारा जो रेट है तुम अपना ले लो। इसी को बोलते हैं रीपर्चेज ऑफर रेट, यानी कि दोबारा कमर्शियल बैंक परचेज कर लेती है अपनी सिक्योरिटीज को जो उसने पैसे लिए थे उसके बिहाफ पर कुछ इंटरेस्ट पे करके। दैट इंटरेस्ट रेट इज रेपो रेट। बात समझ? और अगर सिंपल भाषा में समझोगे जैसे नॉर्मल समझते हैं, तो जो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई लोन देती है किसको? कमर्शियल बैंक, और उसके बिहाफ पर रेट ले लेती है। तो सर बैंक रेट और इसमें क्या फर्क है? वही चीज है। तो बैंक रेट में सिंपली वो बैंक में लोन दे देती है, लेकिन यहाँ पे आपको कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज के बिहाफ पर लोन लेता है और सिक्योरिटीज को वापस पुनः परचेज करने का प्रॉमिस भी करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ? तो सर जैसे रेपो रेट कमर्शियल बैंक जाके मांगती है ना पैसा आरबीआई से, वैसे आरबीआई देखो हमेशा ऐसा थोड़ी है कि पप्पा से ही जरूरत पड़ेगी पैसा की, है ना, बेटा हमेशा बोलेगा पापा पैसा दे दो। पप्पा को भी कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बेटा भी कभी कभी अमीर होता है, तो वो पप्पा जो है वो बेटा के पास जाएगा कि एक काम करो बेटा, थोड़ा सा पैसा की जरूरत पड़ गया, दे दो तुम, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, कि जब वही प्रोसीजर जब आरबीआई अपनाती है कमर्शियल बैंक के साथ। ठीक है जी, जी सर। तो ये हो गया। उसके बाद है सेलेक्टिव या क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड। अब देखो सीलिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का सील कर देना, मतलब भैया बोला हम इतना ही देंगे उधार, हम इससे ज्यादा उधार नहीं देंगे, बोला कि 10% देना है, 20% देना है, 1 लाख रुपए देना है, 2 लाख रुपए देना है, इससे ज्यादा हम देंगे ही नहीं, है ना। तो वो उस समय आपको क्या करेगा, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है हम इससे ज्यादा उधार नहीं देंगे। देखो जब पता है ये आरआरबी के केस में एक बारी क्या हुआ था, रीजनल रूरल बैंक में जब गांव में क्या हुआ ना, लोन लेने लगे लोग और लोन दिया नहीं, तो उसमें ना उसमें एक कमेटी आई थी, नरसिम्हम कमेटी, और उसका रिकमेंडेशन भी था कि भैया आप जिसको लोन दे रहे हैं उसको पहले देखिए तो कि वो क्या है, ठीक है, और उसको बोलिए कि तो कुछ पैसा वो लगाएगा, है ना, उसके बाद ही आप पैसा दीजिए। तो ये जो रिकमेंडेशन है ना, किसने दिया था? आपका ये नरसिम्हम कमेटी ने आरआरबी के बिहाफ पर। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीलिंग ऑफ क्रेडिट। क्यों? क्योंकि भैया अगर सारा चीज आप दे दोगे ना तो वो लोग सस्ता ले लेगा जो लोन लेने वाले होते हैं। तो इसीलिए आरआरबी उस समय नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन को माना गया। 3 रिकमेंडेशन दिए थे उसमें आरआरबी के लिए उन्होंने, तो उसमें माना गया और उसमें बोला गया कि भैया कुछ पैसा क्या करो, आरआरबी जो है उसको आप बोलो, जो लोन लेने वाला है उसको बोलो कि भैया कुछ पैसा आप लेके आइए और कुछ पैसा हम लोन में देंगे। तो वहां क्या किया, क्रेडिट को सील करिए, कुछ क्रेडिट को अपने पास रख लिया, उसको बोलते हैं क्रेडिट ऑफ सीलिंग, है ना। मतलब ये बात ध्यान में रखें, क्रेडिट कम कर देना, ठीक है, इसको बोलते हैं। दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा पैसा ले लिया, बोला भाई साहब कितना है, हम सबसे ज्यादा हाई रखेंगे मार्जिन, 75% प्रॉफिट लेंगे अपना, तो भैया खुद ब खुद क्या हो जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, ज्यादा लोग लेगा ही नहीं लोन। फिर इसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट रख देंगे, डायरेक्टिव इशू कर देंगे कि भैया तुमको ये काम करना है, या फिर अगर कुछ बदमाशी करेगा तो डायरेक्ट एक्शन भी ले लेगा, कौन? आरबीआई। तो ये सारा मेजर्स क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों मेजर्स अपनाती है ताकि क्या कर सके, ताकि वो क्रेडिट कंट्रोल को मेजर, क्रेडिट को कंट्रोल कर सके। बात समझ में आए? अब देखो, अब मैं थोड़ा समझाता हूं आपको
कि कैसे करती है। देखो आरबीआई क्या करती है, देखो इन्फ्लेशन की जब सिचुएशन आ गई और डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई तो क्या करेगा, जब बैंक रेट को क्या करेगा सर इंक्रीज कर देगा। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी तो क्या करना होगा, उसको कम कर, महंगाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम करना पड़ेगा ना। जी सर, तो आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को बढ़ा देती है। बैंक रेट को बढ़ा देगी तो लोन महंगा, लोन महंगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, और परचेजिंग पावर कम होगा तो प्राइस कम होगा, और प्राइस कम हो गया तो यही तो काम करना था, है ना। जैसे लोन महंगा हो गया तो कौन खरीदेगा भाई सामान पर, लोन अगर ज्यादा हो जाए, बोले 30% हम लेंगे इनपस, लेगा कोई पैसा नहीं लेगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया तो लोन सस्ता हो गया तो भैया परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो डिफ्लेशन वाली जो सिचुएशन है ना, जहाँ वो क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। और यही चीज सारे रेट के साथ करेगा, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, ऑपरेशन मार्केट, ये डिपेंड करता है कि आरबीआई कौन सा रेट को किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल के लिए लगाता है। बात समझ में आया जी सर। चलिए अब वो ये हो गया आरबीआई का खत्म कहानी, है ना, ये हो गया खत्म। अब है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अलावा के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपका ब्रांच कोई दिक्कत कर रहा है, बैंकिंग से, फिर से मैं बोल रहा हूं, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में बैंकिंग से रिलेटेड अगर कस्टमर्स को कोई दिक्कत हो रही है और बैंक को इन्फॉर्म करने के बाद भी, बैंक को बताने के बाद भी बैंक अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आपके लिए है। आप बैंक आरबीआई को डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और उसके तहत उसका तुरंत एक्शन लिया जाना है। बशर्ते उसमें क्या है कि आपका जो ये केस है वो पहले कहीं हाईकोर्ट में ना हो, किसी अदर जगह गया ना हो, फिर उसके साथ साथ आपका जो बैंक है वो एक बार आपको मैसेज दिया हो उसके बारे में, उसके साथ साथ वो लीगल हो, वो सही चीज के बारे में किया हो, तो ये सारा चीज को देखकर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बनाया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बैंकिंग ओम्बड्समैन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आ जाइए बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की तो भैया क्या हुआ था, एलपीजी पॉलिसी आई थी, कब आई थी, 1991 में। और ऐसा फील किया गया कि भैया जो हमारी इकोनॉमी है ठीक ठाक नहीं चल रही है, ठीक है ना, तो नरसिम्हम कमेटी बोला गया, भाई साहब एक कमेटी बनाया जाए और उसमें देखा जाए कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, और उसके तहत फिर क्या किया जाए, काम किया जाए, है ना। क्या हो गया था, काम किया जाए। तो देखिएगा ध्यान, क्या मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाऊं, आइए सर इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए आइए क्या हुआ था, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो क्या हुआ था, क्या हुआ 1991 में, क्या हुआ था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो क्या हुआ था, नेगेटिव एडवर्स चला गया था। क्या हो गया था, इंडिया का एडवर्स चला गया था। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैंने बताया है कि वो देश का बैलेंस शीट होता है, ठीक है, और एडवर्स चला जाना मतलब दिक्कत वाली बात। जी सर। तो क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक बोला कि भाई साहब जब ये करने बीओपी नेगेटिव चला गया तो लोगों ने कहा कि इकोनॉमी को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स करने की, और वो इकोनॉमी रिफॉर्म्स किया गया। उसके बाद क्या हुआ, वहां एक कमेटी बनाई गई, नरसिम्हम कमेटी। और इन्होंने बोला कि इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर को भी रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर को भी रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, है ना। और बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म्स करने के लिए क्या बोला, दो से फेज में बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म किया गया। तो पहला रिफॉर्म कब था सर, 1991 में फर्स्ट फेज, और दूसरा है 1998 में सेकेंड फेज, ठीक है जी सर। अब देखो फर्स्ट फेज में क्या किया गया और सेकेंड फेज में क्या किया गया, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया। क्या बोला, सीआरआर एसएलआर को कम करिए,
ठीक है, कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स जारी करिए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सुनने से काम बन जाएगा आपका। लोअरिंग सीआरआर एसआरआर, सीआरआर एसआरआर को कम करिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जारी करिए, कैपिटल एडोकेसी नॉर्म्स लेके आइए, जिसको हम लोग बेसल नॉर्म्स में बोलते हैं, है ना, वो लेना चाहिए, लेके आइए। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन करिए, रिकवरी ऑफ डेट शुरू करिए, कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपटीशन इसका होना चाहिए। तो ये बात इन्होंने कहा। ठीक है, ये बात, ये सारी काम बात बोले गए थे, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, लेकिन मेन जो रिकमेंडेशन था ये सारी बातें करेगी और इसको फॉलो भी कराया गया। उसके साथ साथ फेज 2 में जो हुआ वो 1998 में हुआ था, और वो फेज 2 के बारे में कहा गया कि न्यू एरिया बनाया जाएगा, न्यू इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करी गई, है ना, इंक्रीज किया गया इनफ्लो ऑफ क्रेडिट को, फिर यूनिवर्सल बैंक लाए गए, अडॉप्शन, नया नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया, मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मैनेजमेंट किया गया, एनपीए मैनेजमेंट जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर मर्जर एक्विजिशन की बात करी गई, है ना, कस्टमर सर्विस बेस्ड रेट सिस्टम इंक्लूड किया गया। तो ये बात, ये सारे फेजेस में लिए गए। तो ये हुआ एक चीज। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ क्या हुआ सर, तो ये इतने सारे जो आपके रिकमेंडेशंस थे वो दिए गए थे। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहीं पे फेज 1 में क्या हुआ था, लोअरिंग सीआरआर, है ना, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जारी करना था, कैपिटल एडोकेसी नॉर्म लेके आना था, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना था, कंपटीशन न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक से करो, फेजिंग आउट डायरेक्ट क्रेडिट, है ना, एक्सेस कैपिटल मार्केट में ले ले, और लोकल एरिया बैंक्स को ध्यान दे दो, है ना, सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स की करने बोला गया। और फेज 2 में क्या हुआ था, तो सर न्यू एरिया, न्यू इंस्ट्रूमेंट, ये सारी बातें करी गई है ना, देखो इतने सारी बातें बोली गई थी। तो बेसिक चीजें यही थी। अब जो बात करनी है सर वो क्या है, वो है बेसल नॉर्म्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चंस पूछा गया। तो बेसल नॉर्म्स क्या है, एक कॉमन स्टैंडर्ड है, किसके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे कंट्रीज के लिए, है ना। और जो बेसल नॉर्म्स की शुरुआत हुई थी उसकी एक स्टोरी थी, क्या बताती भाई साहब, सर बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन फिर भी सुन लो, उसमें कुछ खास पैसा है नहीं, लेकिन मैं फिर देखो, जर्मनी और यूएस के बीच में क्या हुआ था, फाइट हो गया था। और जब फाइट हो गया ना, तो उस समय फाइट होने की वजह से बहुत सारा प्रोडक्शन में कमी आ गई थी, प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से फिर बहुत सारा दिक्कत आ गया था, और बहुत सारा दिक्कत आ गया तो भैया अब उसकी वजह से ना बैंक फेलियर की सिचुएशन आ गई थी। बैंक फेलियर की सिचुएशन आने की वजह से फिर क्या हुआ, ये बैंकों को लिक्विडेट करने की भी पोजीशन आ गई। पूरा एक स्टोरी है, मैंने बता रहा हूं, बट आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। तो जब बैंक को लिक्विडेट करने की ऑप्शन आ गई, तो उस समय बोला गया कि भैया अब ऐसा सिचुएशन ना आए, इसके लिए कुछ बॉडीज बनाई जाए। क्या बनाई जाए, बॉडीज बनाई जाए। और उसी समय 17 मई 1930 को बीआईएस का निर्माण किया गया था। क्या वो क्या है भैया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कहां था, बासेल सिटी में था। कहां, स्विट्जरलैंड के बासेल सिटी में। और क्यों बोला गया, क्योंकि भैया इसमें ऐसा सिचुएशन दोबारा ना आए कि बैंक को फेलियर की सिचुएशन सामना करना पड़े या लिक्विडेट करना पड़े। ठीक है, इसके लिए अब ये बात ध्यान है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट 17 मई 1930 को आया, वहां से बैंक को रिकमेंडेशन जारी किया कि भैया जो भी उसमें जितने भी सारे लोग थे उस समय, जितने भी सारे बैंक्स थी, उसको बोला गया कि हम कुछ पैसा क्या करेंगे, अपने पास जरूर रखेंगे और ये सिचुएशन नहीं आने देंगे। तो ये क्या क्या, बस ये थी आपकी थोड़ी सी बहुत हिस्ट्री। अब देखिए आपको जो डेटा याद रखना है वो क्या याद रखना है कि बेसल ओरिजिनली सेटअप हुआ था 1974 में। ठीक है, ये 1974 में एक कमिटी बनी थी, क्या क्या, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, ये देखो, और क्या बेसल क्या है, सिटी है स्विट्जरलैंड में, हेडक्वार्टर कहां, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। देखो बीआईएस कब आया था सर, ये 1930 में आया था, 17 मई। ठीक है, ये बैंक। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका कॉमन गोल क्या था, ध्यान रखिएगा, कह रहा है फॉर कॉर्पोरेशन सेंट्रल बैंक को कॉमन गोल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कॉमन स्टैंडर्ड्स बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए लेके आना। ठीक है, ये देखिए उस समय जो थे, अब करंटली देयर आर 27 मेंबर्स, और उस समय जो थे, उस समय लगभग 16 या 17 मेंबर्स थे, है ना। एक बार आप देखिएगा इसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, उस समय कितने मेंबर थे, आई थिंक, हाँ उस समय 10 कंट्री थे। कितने थे, 10। आज 27 मेंबर्स हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है बेसल गाइडलाइंस रेफर टू द ब्रॉड सुपरविजरी स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय दिस ग्रुप सेंट्रल बैंक कॉल्ड बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो देखो ये बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन जो था वो कब सर, वो 1974 में आया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए ये देखो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस कब आया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जो बैंकों का क्या था, सेंट्रल बैंक, इसको क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ
सेंट्रल बैंक। ठीक है, बीआईएस स्टैब्लिश कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां? बेसल में, स्विट्जरलैंड में, और इसका क्रिएशन रिस्पॉन्स था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का और मॉनेटरी इश्यूज को लेकर। ठीक है, चलिए सेंट्रल बैंक कोलैबोरेशन, और कुछ इसमें है सर? कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ कुछ ना पॉइंट्स लिखवा देता हूं बेसल नॉर्म्स के रिलेटेड। आइए, चलिए पहला पॉइंट्स क्या था सर? बेसल क्या है? सिटी है स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर कहां था? बेसल इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, है ना? किसका? स्विट्जरलैंड। मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया। स्विट्जरलैंड, बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड का, जो विच इज अ हेडक्वार्टर ऑफ BIS, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है जी। उसके बाद क्या है भैया? स्टैब्लिश कब हुआ? 17 मई 1930 को। थर्ड और पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। चलिए उसके बाद और बात करें क्या है सर? टू इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहां है? मैक्सिको में और हांगकांग में। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मतलब और दो ऑफिस क्या ना? बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर 10 कंट्रीज, फॉर 10 कंट्रीज। ये सवाल सारे पूछे गए हैं, एक एक लाइन से एक एक सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लिखा दे रहा हूं आपको ध्यान से। चलिए अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं BCBS। ये क्या था भाई? बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, BCBS देखिए ध्यान दीजिएगा। ये कब आया था भैया? 1974 में। कब आया था? 1974 में। और यहीं से कॉन्सेप्ट क्या है इसका आया? कैपिटल एडुकेसी का। चलिए तो ये बात था, यहां से आया कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एडुकेसी। चलो ये था आपका बहुत शॉर्ट समरी। अब इसके साथ साथ 3 बेसल नॉर्म्स है, जो कौन इशू करेगा सर? इशू करेगा BCBS, और रिकमेंडेशन कौन देगा? BIS। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां आइए देखते हैं। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन आ गया। कब आया? फॉलोइंग बैंक्स फेलियर्स बोथ जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स में 1974 में आया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। स्टैब्लिश कब हुआ? 10 कंट्रीज के साथ। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप 10 G10 कंट्रीज। ये पूछा गया सवाल है कि G10 कंट्रीज कितने कंट्रीज में आया? तो G10, G7, G8 वहां दिया रहेगा ऑप्शन में, और आपको ये देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं बेसल नॉर्म्स 1 का। क्या बात करेंगे? बेसल नॉर्म्स 1 का। चलो मैं इसको लिख के बताता हूं आपको। 3 बेसल नॉर्म्स आए हैं ना अभी तक। बेसल नॉर्म्स 1, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना सर? ये सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ 1988 में। कब आया? और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? 1992 में। कब? 1992 में। और इंडिया कब एडॉप्ट किया इसको? इंडिया एडॉप्टेड 1999 में। कैपिटल एडुकेसी रेशियो रखा गया इसके लिए 8%। ठीक है, और बात करी गई इसकी, क्या यहां पे फोकस किया गया? फोकस ऑन कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम और क्रेडिट रिस्क।
एंड क्रेडिट रिस्क। ये हो गया बेसल नॉर्म्स 1 में। आइए बेसल नॉर्म 2 की बात करते हैं। क्या था भैया इंपॉर्टेंट सर? एक तो 2004 में इसको फिर से क्या किया गया, बेसल नॉर्म्स को रिफाइन किया गया। और इसको इंडिया अडॉप्ट कब किया? 2009 में, 2009 जून में, है ना जी। यहाँ इसमें यहाँ पे भी क्या था, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सर इसके लिए 8% था, और इंडिया के लिए, इंडिया मतलब RBI ने बोला था कि भैया तुम क्या करो 9% रखो, ठीक है। चलिए 3 पिलर्स की यहाँ बात हुई, क्या बात हुई? 3 पिलर्स की। 3 पिलर्स क्वेश्चन इससे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए 3 पिलर्स में क्या क्या था, बात किया गया मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 1, 2 और 3, 3 पिलर्स है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यहां था मार्केट, ये सुपरवाइजरी रिव्यू है ना, सुपरवाइजरी रिव्यू। और थर्ड था मार्केट डिसिप्लिन। थर्ड क्या था? मार्केट डिसिप्लिन, याद रखिएगा, ठीक है। जो यहां बात किया गया 3 चीज, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क, जितना लिखवा रहा हूं सबसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए। वैसे यहाँ अभी आप लिख सकते हैं, ये बेसिकली क्या था, सुपरवाइजरी रिव्यू किसका, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, जो बैंक के लिए काम करता है ना, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सुपरवाइजरी रिव्यू करना था। और ये मार्केट डिस्क्लोजर ऑफ बैंक के हिसाब से मार्केट डिसिप्लिन बनाना था। तो ये तो हो गया आपका क्या, बेसल नॉर्म 2। चलिए थर्ड की बात करते हैं। थ्री, तो इसमें क्या था सर, 2010 में established, 2010 ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ लेमन ब्रदर्स। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2010 में, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ लेमन ब्रदर्स, ठीक है जी। चलिए ये बात था। यहां कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रखा गया? 12.9। ये बात ध्यान में रखिएगा। इंडिया इसको अडॉप्ट नहीं कर पाया था 2019 तक में भी नहीं, है ना। इंडिया नॉट अडॉप्टेड टिल नाउ। बस इसमें इतना ही याद रखना है इसमें। और हाँ, ये बात क्या था इनहेंसमेंट का, किसका बात क्या था? इनहेंसमेंट ऑफ 3 पिलर्स। ये जो 3 पिलर्स है ना, यहां सिर्फ इनहैंस्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इनहैंस्ड सुपरवाइजरी रिव्यू और इनहैंस्ड मार्केट डिसिप्लिन कर दीजिएगा। तो ये बात किया इनहेंसमेंट का, किसका बात किया? इनहेंसमेंट, ठीक है। चलो इसके अलावा क्या क्या हो गया सर? बस खत्म, ये आपका बेसल नॉर्म्स खत्म हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर। किस पे आएंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए सर क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बताइएगा। देखिए एनपीए कहने का मतलब है, एक बात ध्यान से पहले समझिएगा, किसके लिए कहा गया एनपीए? देखिए बैंक के लिए कस्टमर क्या है सर? एसेट। कस्टमर एसेट कैसे हो सकता है सर? कैसे हो सकता है? क्योंकि कस्टमर से ही उसको पैसा मिलता है और कस्टमर को ही पैसा देता है। तो बैंक, देखिए समझिए, बैंक
क्या करता है, लोन देता है किसको, कस्टमर को, ठीक है ना, कष्ट से मरने वाला कस्टमर। और ये क्या है, ये एसेट है बैंक के लिए, क्या है, एसेट, ठीक है जी। तो अब जब ये एसेट है तो दो तरीके से काम करता है, क्या क्या होता है सर, देखिए, एक होता है कि जब आपका ड्यू टाइम हुआ, ड्यू टाइम हुआ मतलब बैंक लोन दिया कस्टमर को, कस्टमर का ड्यू टाइम हुआ, तो पैसा क्या किया सर, पैसा वही कस्टमर जाके बैंक को अगर लौटा दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलेंगे क्या, परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब ध्यान समझिएगा, मैंने कहा बैंक क्या देती है कस्टमर को, लोन देती है, लोन देती है तो भैया वो टाइम पर उसको लौटाएगा, तो बैंक के लिए कस्टमर क्या, एसेट। अब बैंक जो लोन उसको दिया, तो अगर अगर कस्टमर सही टाइम पर इंटरेस्ट पे करे, उसका लौटा दे, तो उसको बोलेंगे परफॉर्मिंग एसेट्स। लेकिन अगर कोई कस्टमर बैंक का लोन एडवांसेस टाइमली बेसिस पर पेमेंट ना करे, इंटरेस्ट ना दे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर से देखिएगा, if interest and payment gives on timely basis, इसको क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग एसेट्स। if does not give interest and payment on टाइमली बेसिस, इसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब सवाल उठता है कि सर कब तक हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि भैया मेरा पैसा आएगा तो हम मान लेंगे कि ये परफॉर्मिंग है, और नहीं आएगा तो मान लेंगे, नहीं आने लगेगा तो हम मान लेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। बात करें आरबीआई की, तो उन्होंने कहा है 90 दिन, 90 दिन तक अगर आपका पैसा नहीं आए तो आप मान लेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर, कैटेगरी के अंदर आ गया है। ठीक है, क्या मान लेंगे, 90 दिन के अंदर पैसा ना दे तो वो मान लिया जाएगा कि किसके अंदर है, आपका ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब देखो बात ऐसा है ना, जब पता चल जाए, ठीक है, जब पता चल जाए बैंक को पहला महीना पैसा नहीं दिया, तो आरबीआई ने बाद में ना एक नोटिस जारी किया। क्या जारी किया, नोटिस, कि चलो ठीक है 90 दिन के बाद तो मान लेना एनपीए है, लेकिन अगर बीच में मान लो 1 महीना तक उसने पैसा इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उसको बैंक जो है, बैंक उसको बोला कि आरबीआई उसको बोली कि बैंक एक काम करो, तुम बताओ तो सही कस्टमर को कि भैया तुम्हारा पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके के एक अकाउंट की बात करी गई और उसको कहा गया स्पेशल मेंशन अकाउंट। ऐसा में क्या हुआ, फिर से ध्यान समझिएगा, नेट परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने दिन के लिए के बाद कहा गया, 90 दिन के बाद। लेकिन फिर भी बैंक आरबीआई ने कहा कि अगर आपको पहला मंथ ही बैंक कस्टमर पैसा नहीं देता है, तो भैया आप कुछ कीजिए, उसको इन्फॉर्म करिए। तो वो अकाउंट, उस तरह के अकाउंट को बोला गया स्पेशल मेंशन अकाउंट। उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में रखिए और उसको इन्फॉर्म करिए। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट कौन कौन सा सर, 3 अकाउंट होते हैं, कौन सा, स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए। इसको कौन से कैटेगरी में रखा गया, स्पेशल में, कौन कौन से में, 1 महीना। ध्यान दो, अगर बोला गया SMA0 के अंदर में आएगा जो 1 से 30 दिन तक पैसा नहीं दिया है, SMA1 की कैटेगरी में आएगा जो आपका 31 से 60 दिन तक पैसा नहीं दिया है, और SMA2 की कैटेगरी में आएगा जो 61 से 90 दिन तक पैसा नहीं दिया है। ये हो गया स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब
एसेट का क्लासिफिकेशन किया गया भैया, कि एसेट का क्लासिफिकेशन बताइए कि अब 90 दिन के बाद क्या करेंगे, कौन कौन तरीके को हम मान लेंगे कि भैया मेरा कौन सा एसेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं एसेट क्लासिफिकेशन। कि 90 दिन के बाद को हम क्या, अगर वो पैसा नहीं दिया तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे उसका। तो आओ उसको देख लेते हैं। तीन तरीके के एसेट क्लासिफिकेशन किया गया। एक को बोला गया सब स्टैंडर्ड एसेट। इसमें कहा गया कि अगर 1 साल से कम, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स के बराबर आपका पैसा नहीं मिला है तो उसको रखिए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। क्या बोला गया, 1 to 12 मंथ्स लेस देन, ऐसे लिखो 1 to less than 12 months not received इंटरेस्ट, तो ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट कैटेगरी में कब आएगा भाई, जब आपका 1 साल से ज्यादा हो, 1 ईयर से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में हो। और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं लॉस एसेट्स। क्या बोलते हैं, लॉस एसेट्स। मतलब कब हम मान लेंगे कि मेरा पैसा डूब गया। सब स्टैंडर्ड, पैसा थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। डाउटफुल, कि अब तो लगता है मिलने से रहा कि नहीं। और लॉस एसेट्स मतलब पैसा गया। तो कब, जब बैंक मान ले, when बैंक सेज, आरबीआई जब कह दे, या अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर कह दे। आरबीआई सेज एंड ऑडिटर सेज। जब ये लोग कह दे कि भैया मान लो तुम्हारा पैसा डूब गया, तो तुम्हें मान लेना होगा कि पैसा डूब गया। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 90 दिन में से पहले इस अकाउंट में मेंशन रखेंगे कस्टमर को, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2, ये ठीक है। उसके बाद एसेट का क्लासिफिकेशन करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, डाउटफुल एसेट्स में और लॉस एसेट्स में। तो 1 साल तक पैसा नहीं दिया, सब स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में। डाउटफुल एसेट्स में 1 साल से ज्यादा हो गया, और लॉस में हो गया भैया आपका पूरा का पूरा जब डूब गया पैसा, ठीक है। इसको दें, मतलब क्यों होता है एनपीए, व्हाई एनपीए हैपेंस, क्या रीजन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रीजन। चलिए मैं बताता हूं आपको। कह रहा है 3 की वजह से। अगर 90 दिन में पैसा नहीं मिले तो मान लो एनपीए हो गया। अगर ओवरड्राफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो मान लो कि क्या, तो आपको एनपीए हुआ। अगर बिल जो तुम्हारा है ड्यू नहीं हुआ है ना, ओवर ड्यू रह गया, सॉरी 90 दिन हो गया और बिल आपका ये आपका क्या हुआ, ओवर ड्यू हो गया, तो उसको तब मान लो कि एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। फिर से समझ लो, 90 दिन तक पैसा नहीं मिला तो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगरी में आ गया। ओवरड्राफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ गया। और बिल अगर तुम्हारा ड्यू नहीं हुआ, बिल अगर ये नहीं हुआ है, ओवर ड्यू हो गया, तो आपका क्या हो गया, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ गया। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत एनपीए में नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग चलते हैं ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। वहां उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे सर, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पहला चैप्टर में चलते हैं। देखो ये मेन था बैंकिंग का, ये जो था ना ये मेन था, और बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी। आ जाओ, अब आ जाओ यहां, फाइनेंशियल सिस्टम। ये देखो, अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, तो उसमें 4 तरीके के आपके क्या आते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम आते हैं। क्या क्या, पहला सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चौथा फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो आपको क्या करते हैं, सर्विसेज देती है। किससे रिलेटेड सर, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं जी। आइए ये देखिए कौन कौन सा। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अगर हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो भैया कौन सा, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। कौन सा, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं इसको,
ये देखो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, आरबीआई और फॉरेन बैंक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल, ठीक है। अब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, तो ये डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज्ड, ये भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या आएगा सर, एमबीएफसी, एनबीएफसी, ये जो होते हैं ना सारे। उसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये आएगा, ठीक है। आ जाइए अब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारे। और मनी मार्केट की बात करें तो कॉल मनी, ट्रेजरी मनी, कमर्शियल बेल, कमर्शियल पेपर्स, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका ये आपका टर्म, ठीक है, और ये प्राइम, ये देखो प्राइम आपका जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो। अब आ जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो एसेट बेस्ड और फी बेस्ड, ये वाला। एक एक करके थोड़ा थोड़ा आराम से समझेंगे, चलते जाएंगे, है ना। ये देखो अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो क्या इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैन भी दो भाग में बांटा जा सकता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे बैंक आ जाएंगे जो तुम्हारे शेड्यूल 2 में, कौन कौन सा, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी बैंक और फॉरेन बैंक। और अनऑर्गेनाइज में आ जाएंगे कौन कौन सा सर, जो मनी लेंडर्स होते थे, इंजीनियर, बैंकर्स होते थे, वो सारे लोग। फिर अब आ जाओ ऑर्गेनाइज्ड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज होते हैं। अगर हम बात करें एनबीएफसी की, एनबीएफसी में ऑर्गेनाइज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफएससीआई, आईबीआई, आईआरडीसी, है ना ये। और एग्रीकल्चर की बात करें तो नाबार्ड वगैरह हो गया, है ना। और इन्वेस्टमेंट से बात करें तो एलआईसी हो गई, है ना, म्यूचुअल फंड, सीआईसी, ये सारे लोग। अनऑर्गेनाइज की बात करें तो सर, अनऑर्गेनाइज की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल जो हायर परचेज और कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज होती हैं, लीजिंग कंपनीज होती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, ये सारे। अब हम बात करते हैं दूसरा फाइनेंशियल मार्केट की। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो दो मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट जो शॉर्ट टर्म में डील करता है सारे चीज को, किसमें, शॉर्ट टर्म क्लेम और फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है। वहीं कैपिटल मार्केट की बात करें तो वो फाइनेंशियल एसेट्स जो लॉन्ग टर्म में डील करे जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, आपका कैपिटल मार्केट। अब देखो प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट की बात हो गई तो इसमें आ जाता है, सॉरी, अनदर क्लासिफिकेशन क्या है किसका, इसका कैपिटल मार्केट का, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहां पे नए सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां परचेज के ऑलरेडी सिक्योरिटीज जो होती हैं पुरानी, ओल्ड, उसका आपका क्या होता है, परचेज और सेल होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो डायरेक्ट सिक्योरिटीज, आपका इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज होती हैं, प्राइमरी सिक्योरिटीज, सेकेंडरी सिक्योरिटीज सारी होती हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है। अब देखो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में क्या होता है, एक साल के अंदर वाला, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल। मीडियम टर्म में क्या किया, डिबेंचर्स, है ना, जो 5 साल के अंदर का हो। और लॉन्ग टर्म में आ जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो 10 साल वाला हो, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज दो होते हैं, एक फी बेस्ड, एक फंड बेस्ड। फी बेस्ड सर्विस जो होता है ना, ये देखिएगा, जो आप देखिएगा, दिखाता हूं मैं, ये आ गया। इस चार्ट को ध्यान से समझ गया, सारा का सारा कहानी खत्म हो जाएगा। ये देखिए फाइनेंशियल, आपका कहाँ गया, फाइनेंशियल मार्केट। ये देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या गया भैया सर, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी। अगर बात करें फाइनेंशियल मार्केट की तो कैपिटल मार्केट, जिसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होते हैं। और फाइनेंशियल अगर मनी मार्केट की बात करें तो यहाँ देखो कॉल मनी, ट्रेजरी, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे हैं। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और फाइनेंशियल सर्विस में एसेट बेस्ड और फंड बेस्ड, सॉरी देखो फी बेस्ड और फंड बेस्ड। फी बेस्ड में आ गया इश्यू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लोन सिंडिकेशन, सिक्योराइजेशन, क्रेडिट राशनिंग, ये सारा सब, फॉरफिटिंग, ये सारा। और अगर हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विस की बात करें तो ये फंड बेस्ड सर्विस में आ जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, नहीं जी सर। अब हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, अब शुरू करना है फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑफ इंडिया, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर हमारे कौन कौन है सर, 5 रेगुलेटर है फाइनेंशियल के। कौन कौन सा, आइए बात करते हैं उसकी। फाइनेंशियल रेगुलेटर, ठीक है। पहला फाइनेंशियल रेगुलेटर जो है वो है आरबीआई, जिसके बारे में डिटेल्ड में हमने अभी पढ़ा पढ़ा जी सर। दूसरा फाइनेंशियल रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई साहब सेबी का काम क्या है, सबसे पहले तो सर सेबी का काम है
ये क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटीज और से रिलेटेड जितने भी काम, जितने भी उसके क्या बोल सकते हैं रेगुलेशन है, वो सारा काम क्या कौन करता है, सेबी करती है। चलो कब हुआ सेटअप, सेटअप हुआ 1988 में, है ना। और लीगल एग्जिस्टेंस कब मिला, 1992 में 12 अप्रैल को। ठीक है, चलिए 3 तरीके के फंक्शंस रहती है इसका। देखो हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में, याद रखिएगा। देखो अब मैं आपको समझा देता हूं याद करने के लिए। जो सेबी का काम है ना, वो 3 तरीके की चीज क्या है, प्रोटेक्ट करने का। अगर किसी भी इन्वेस्टर को दिक्कत हो रही है तो वो प्रोटेक्ट करेगा उसको। कहीं भी कोई भी कंपनी में दिक्कत हुई तो क्या क्या, प्राइस रिगिंग में, इनसाइडर ट्रेडिंग में, प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट, अगर कोई अनफेयर फ्रॉडलेंट तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको इन्वेस्टर को एजुकेट करने का काम करता ही है। दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन में, डेवलपमेंट ट्रेनिंग देगा, इंटरमीडिएट का रोल प्ले करेगा, इंटरनेट ट्रेडिंग देगा, है ना, मार्केट में आईपीओ लेके आएगा, ये काम डेवलपमेंट फंक्शन का। और तीसरा रेगुलेटरी फंक्शन में, रेगुलेट करने का, है ना, रेगुलेट करेगा म्यूचुअल फंड्स को, रेगुलेट करेगा, आपका फ्रेमिंग्स करेगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। तो ये काम कौन करेगा, सेबी, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो है बॉडी, तीसरा बॉडी कौन है, एडे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ, 1999 में ना, और 2000 में इसका एग्जिस्टेंस आया। ठीक है, चलो उसके बाद हेडक्वार्टर कहां है, हैदराबाद में। ठीक है, चलो और इसके जो इसमें कमेटी आई थी, कौन सी कमेटी आई थी, मल्होत्रा कमेटी। बस यही है इसमें याद करने वाला, इसको याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। चौथा, फोर्थ जो है, फोर्थ कौन था भैया, PFRDA, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश कब हुआ भैया, 2003 में, नहीं 23 अगस्त। ठीक है जी, चलिए किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए और एक और क्या है, पांचवा, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1953 अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1950। बस इतना ही याद रखो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए खत्म। और क्या, अब नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट क्या है सर, फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो करवा देता हूं। फाइनेंशियल मार्केट दो मार्केट, कौन सा, कैपिटल और सर मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट। तो लॉन्ग टर्म मार्केट में हम सिक्योरिटीज का करते हैं क्या, सेल परचेज, और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म में करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है।
पहला कॉल मनी। सर कॉल मनी क्या है? डील करता है एक दिन में, डील्स इन वन डे। दूसरा नोटिस मनी, 1 to 14 डे। और तीसरा है टर्म मनी। टर्म मनी क्या है भैया? टर्म मनी जो होगा 14 दिन से 365 दिन तक लास्ट। ठीक है जी। अब चलिए बात करते हैं चौथा, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल बिल है, इश्यू करती है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल बिल issued by RBI। अरे टेक्निकल इशू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विद इन अ सेकेंड्स ठीक हो जाएगा। हाँ, issued by RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ में। ठीक है, चलो कैसे, कितना का भैया, कितना का पैसा ये इशू करती है बिल? मिनिमम ऑफ 25,000, 25,000। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बात बताता हूं, तो ये ट्रेजरी बिल 3 तरीके का बिल होता है, इशू करते हैं। कौन कौन सा? एक तो 91 डे का बिल, एक अप्रैल 1993। उसके बाद बी 182 दिन वाला बिल। इसका भाई साहब ये देखो 3 बार, एक बार आया फिर गया फिर आया। 1946 में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर दूसरा बार इंट्रोड्यूस किया गया कब? 1999 में, और फिर ये खत्म हो गया 2001 में, और फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2005 में, जो अभी तक चल रहा है। तीसरा 362 डेज वाला बिल, ये क्या भैया? ये आपका आया अप्रैल 1992 में। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हुआ? टाइप्स ऑफ बिल। अब इसमें एक और चीज है, क्या क्या भाई? आ जाओ। अब आ जाओ, कमर्शियल पेपर। अगर कमर्शियल पेपर की बात करें तो ये कब आया? 1990 में, 1990 में आया है। इशूड कॉर्पोरेट कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, इशूड बाय कंपनी, है ना। और ये कितना तक का इशू करता है भैया? तो ये देखिए 7 days to 1 year, और ये मल्टीपल करता है कितना सर? ये 5 लाख का मल्टीपल का इशू करता है बिल, मल्टीपल ऑफ 5 लाख। क्या मतलब होता है मल्टीपल सर? 5 लाख करेगा, 10 लाख करेगा, 20 करेगा, 40 करेगा, 5 का मल्टीपल में करेगा। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1989 में आया है, इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। issued by scheduled commercial bank, minimum ये 1 लाख का है ना, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है 1 लाख रुपए तक का इशू करता है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना जी।
हाँ ठीक है, चलो 7 days to 1 year, ये भी ठीक है। चलिए डन हो गया। अब इसके बाद क्या भैया, इसके बाद तो अब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना उसकी। तो फटाफट में उसका डेट और क्या, ये उसका फुल फॉर्म ये लिख देता हूं। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाएगी बैंकिंग की, इसके साथ में और कुछ बात बाकी नहीं रहेगा। चलो शुरू करें सर, बिल्कुल शुरू करिए। उसके बाद में देखा जाए और कुछ है, और कुछ बस छोड़ देंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। डेवलपमेंट बैंक्स में कौन सा आता है भैया, इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा है, तो इफ्सी। हेलो, इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक, तो फर्स्ट डेवलपमेंट कौन सा है, आईएफसीआई 1948, 1948 में, ठीक है। उसके बाद और क्या, जो डेटा है मैं डेटा लिखा दे रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है एफसी का, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो दूसरा आईडीबीआई, इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो इसमें क्या है भैया, स्टैब्लिश हुआ 1 जुलाई 1964 को, कब हुआ, 1 जुलाई 1964 को, ठीक है। बस इतना ही याद रखो इसमें। अब सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब आया, स्टैब्लिश्ड अंडर, एस्टेब्लिश, अंडर बोल रहा हूं यार, एस्टेब्लिश्ड इन, अंडर सिडबी एक्ट, उन्नीस सौ 89, ठीक है। ये किसका रेगुलेटर है, माइक्रो स्मॉल बैंक जो है ना, छोटे छोटे लेवल पे जो होते हैं इंडस्ट्री, उसके लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए तीसरा, चौथा इरबी, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड क्या हुआ 1985 को। इसका पहले का नाम क्या था, अर्लियर नेम इरसी, इंडस्ट्रीज रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहानी खत्म। और कुछ है सर, हाँ आईसीआईसी को कैसे भूल गए सर आप, आईसीआईसीआई है ना, देखो ये क्या है सर, ये सेटअप हुआ 1955 में, 1955 में, ठीक है। बस इतना याद रखो, फुल फॉर्म द इंडस्ट्रियल
क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। जी सर। चलिए, तो ये किसके लिए सब कब आया? 1982 में। अंडर राइटिंग तो मेरा है ना, अंडर एक्ट। कौन सा एक्ट? नाबार्ड एक्ट। ठीक है, चलो, एक तो ये हो गया। उसके बाद बात करें तो सर कौन सा कमेटी के अंदर? शिवारमन कमेटी, याद रखिएगा, नाबार्ड। ठीक है, चलिए। उसके बाद एग्जिम बैंक, लास्ट। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ? ये भी 1982 में हुआ, और एग्जिम एक्ट के तहत। बस इतना रिवीजन कर लो, 80% तो काम बन जाएगा आपका। नहीं जी सर, बाकी थोड़ा बहुत आपको अगर पढ़ना होगा तो पेमेंट सिस्टम वाला और इंश्योरेंस, ये दो चीजें, बेसिक चीजें पढ़ लीजिएगा, कहानी बन जाएगा, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।